नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, इस वक्त हम कनाडा से लाइव हैं। मैं टोरंटो से आपके साथ हूं, लेकिन मेरे साथ वैंकूवर से इस समय पल्लवी हैं। यहां पर प्रधानमंत्री के 3 देशों की यात्रा का आज आखिरी दिन है और आज भी उत्साह बरकरार है। आज एक गुरुद्वारे में गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि उत्तर भारत के उत्तरी अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका के सबसे पुराने गुरुद्वारों में से एक है, रॉस स्ट्रीट गुरुद्वारा, जो 1908 में बना था। लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैंकूवर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में सीधे चलते हैं पल्लवी के पास, जो वहीं है। जी पल्लवी। काफी ऐतिहासिक यात्रा माना जा रहा है प्रधानमंत्री वैंकूवर में। पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 देशों के प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री यहाँ पर दोनों एक साथ दिखे। टोरंटो में भी साथ साथ दिखे और वैंकूवर में भी आपने साथ साथ इन दोनों को देखा। सबसे पहले, जैसे कि आकाश बता रहे थे, रॉस स्ट्रीट के बहुत ही खास गुरुद्वारा, काफी पुराना और नामी जानी गुरुद्वारा माना जाता है। वहाँ पे खालसा दीवान सोसाइटी के गुरुद्वारा में पहुंचे और वहाँ पे सिख समुदाय को अपना बताते हुए उन्होंने कहा कि हम दोनों का एक खून का रिश्ता है और मैं आप लोगों का दर्द समझता हूँ। उसके बाद उन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी प्रधानमंत्री गए, गुरुद्वारे में भी उन्होंने बहुत बातें कही। सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कहा। लक्ष्मी नारायण के शरण में आने का भी सौभाग्य मिला। गुरुद्वारे में जाकर के मत्था टेक करके अभी मैं आया। हर एक देश की अपनी एक विशेषता होती है। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म की एक बढ़िया डेफिनेशन की है और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो डेफिनेशन है वो सच्चे अर्थ में एक दिशा दर्शक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हिंदू धर्म एक कोई रिलीजन नहीं है, ये कोई पूजा पद्धति का नाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इट्स अ वे ऑफ लाइफ। जीवन वैज्ञानिक तरीके से कैसे जिया जाए, जीवन प्रकृति के साथ संतुलन बना करके कैसे जिया जाए, जीव मात्र के प्रति दया का भाव कैसे रहे, ये मूल्य है सार्वजनिक रूप से। और इसलिए आज कभी कोई वाइल्ड लाइफ के लिए एनजीओ बना करके चिंता करता होगा, लेकिन हमारे यहां पहले से कहा जाता है जीव दया की बात, जो अल्टीमेटली हर जीव की रक्षा की बात करता है और जिसमें वाइल्ड लाइफ भी आ जाता है। और इसलिए विश्व भर में रहने वाले हमारे भाइयों बहनों का एक काम है कि हम वैज्ञानिक तरीके से हमारे जीवन मूल्यों को, जीवन पद्धति से दुनिया को परिचित कैसे करवाएं और विश्व को जो भी छोटे मोटे संकटों का सामना करना पड़ रहा है, उन संकटों का सामना करने का रास्ता हम कैसे दिखाएं। मैं पिछले वर्ष सितंबर में न्यूयॉर्क आया था। यूएन जनरल असेंबली में मुझे बोलने का अवसर मिला। ये मेरा प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार आना हुआ था। यूएन में पहली बार बोल रहा था। लेकिन वैसे वहां मैंने दुनिया को एक रिक्वेस्ट की
और यूएन को रिक्वेस्ट की कि 21 जून को विश्व योगा दिवस के रूप में मनाया जाए। और आपको जानकर के खुशी भी होगी, गर्व भी होगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने जिस योग की परंपरा को विकसित किया, उसका जो वैज्ञानिक ताकत है, उसकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के साइंस की जो उसमें चर्चा है, उसको आज भली भांति दुनिया जानने लगी है। और परिणाम ये आया कि करीब ठीक 125 दिवस के अंदर अंदर यूएन में रिजोल्यूशन पारित हो गया। 177 कंट्रीज को स्पॉन्सर बनी। यूएन के इतिहास में इस प्रकार के रिजोल्यूशन में कभी भी इतनी बड़ी संख्या में देशों का को पार्टनरशिप नहीं मिला था। ये पहली बार यूएन के इतिहास में 177 कंट्री को स्पॉन्सर बनी। कनाडा भी को स्पॉन्सर बना। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में पूरे विश्व में अब मनाया जाएगा। हमारा दायित्व है कि हम विश्व भर में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग जहां भी इस प्रकार की योग की एक्टिविटी चल रही है, उनका संपर्क बढ़ाएं। दुनिया के हर समाज के लोग, हर परंपरा के लोग अपने अपने तरीके से योग से जुड़े हैं और अपने अपने तरीके से योग को मॉडिफाई भी किया है। हम इस बात को, क्योंकि युवा जगत के लिए शांतिपूर्ण जीवन के लिए, मन बुद्धि शरीर के संतुलन के लिए, व्यक्ति समष्टि और सृष्टि के साथ समन्वय के लिए, मानव और प्रकृति के साथ संतुलित जीवन के लिए योग बहुत ही दिशा दर्शक है। हम उस बात को बढ़ावा दें और उससे समग्र विश्व में जो मनुष्य व्यक्तिगत रूप से तनावपूर्ण जिंदगी जीता है, उसको मुक्ति दिलाने का अभियान चलाएं। आज आपने हमारा सम्मान किया, स्वागत किया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और भारत में क्या चल रहा है, भारत में कैसा चल रहा है, वो भारत वालों को जितनी खबर है उससे ज्यादा बाहर वालों को है। अगर आप स्टेडियम में बैठकर के क्रिकेट देखते हैं तो बहुत ज्यादा पता नहीं चलता है कि कौन सा फील्डर कहां खड़ा है और कौन सा बॉल कहां से आया, बॉल की स्पीड क्या है, पता नहीं रहता है। लेकिन अगर घर पर दूर से टीवी पर देखते हैं तो क्रिकेट मैच का पूरा पता चलता है कि कौन कहां खड़ा है, बॉलिंग कौन कर रहा है, बॉल की स्पीड क्या है। वैसे ही आप यहां हैं तो आपको यहां से भारत में क्या चल रहा है पूरा पता रहता है, बारीक से बारीक पता चलता है। और इसलिए मैं उसकी चर्चाओं में नहीं जाना चाहता। फिर एक बार मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने इतना समय दिया, लगातार मेरे साथ रहे और मुझे कनाडा से भली भांति उन्होंने परिचित करवाया। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप सबका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सब बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरा नाम मोदी है और मैं भारत से आया हूँ। भारत और कनाडा दोनों ही बहनें हैं। मैं पैगाम लाया हूँ, मुझे दुगनी मोहब्बत। जैसे कि आपने देखा होगा, काफी जोश था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्ष्मी नारायण मंदिर में लोगों को उस भाषण से बात कर रहे थे। उन्होंने जाहिर सी बात है, लक्ष्मी नारायण मंदिर में उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक हाल ही में उनके एक स्टेटमेंट के बारे में जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट तक ने ये कहा है कि हिंदुइज्म एक वे ऑफ लाइफ है, यानी कि जीने का एक तरीका है। उन्होंने योगा जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से एक बहुत बड़ा महत्व देते हैं, उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। जाहिर सी बात है, जो इंडियन डायस्पोरा है, यानी कि भारतीय मूल के जो लोग हैं, चाहे वो गुरुद्वारा में हो, जो थोड़ी देर पहले जहां प्रधानमंत्री गए थे, और अभी लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी हो, जहां पे भी भारतीय मूल के बहुत सारे लोग थे और वहां पे काफ़ी जोश है और काफ़ी जोशीला माहौल भी बना हुआ है। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री एक कनेक्ट करना चाहते हैं, एक इमोशनल बॉन्डिंग करना चाहते हैं, और बार बार इस बात पर भी जोर दिया है कि जैसे कि आप क्रिकेट मैच को देखते हैं और आप जब दूर से देखते हैं, आपको सब पता चल जाता है कि दूर से हो क्या रहा है। और यही कहीं ना कहीं उनका एक राजनीतिक संदेश भी था कि भारत में क्या चल रहा है, क्या बदलाव हुआ है, ये सब यहाँ के बसे भारतीय लोगों को जाहिर तौर पे पता चल रहा है। कल भी उन्होंने टोरंटो में जब वो भाषण दिया था, वहाँ पे भी उन्होंने एक स्कैम इंडिया की बात की थी, उन्होंने बदलाव की भी बात की थी जो उनके सरकार या सत्ता में आने के बाद हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ये संदेश, राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं कि भारत अब दूसरे ट्रैक पे है, भारत अब बदलाव के ट्रैक पे है, भारत में तरक्की भी हो रही है, अब तरक्की के ट्रैक पे भी है। और ये बदलाव तब से आया है जब उनकी सरकार सत्ता में है, आई है भारत में। इस समय पल्लवी वैंकूवर में है, जहां प्रधानमंत्री हैं, और वहां से साथ ही साथ यहां टोरंटो से मैं जुड़ा हुआ हूं। हम दोनों कनाडा में हैं और दिल्ली से हम जुड़े हुए हैं। आप भारत भर में ये कार्यक्रम देख रहे हैं और साथ ही साथ कई और देशों में भी ये ब्रॉडकास्ट इस वक्त जारी है। पल्लवी, एक बात बताएं कि प्रधानमंत्री का आज 3 देशों की यात्रा का आखिरी दिन है, अब उनका आगे कार्यक्रम क्या है? देखिए, अभी आखिर में जो एक ग्रैंड विदाई जो बात होती है आकाश, वही होने वाली है, यानी कि बैंक्वेट दिया जा रहा है उनके ऑनर में। और जैसे कि आप और हम दोनों ये बातें चर्चा बार बार कर ही रहे थे कि बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि दोनों प्रधानमंत्री, 2 देशों के प्रधानमंत्री साथ साथ मिले, चाहे वो ओटावा से वो टोरंटो एक ही जहाज पे गए या टोरंटो से वैंकूवर में भी साथ दिखे, एयरपोर्ट में भी प्रधानमंत्री हापर दिखे थे, और उसके बाद वो दोनों एक साथ गुरुद्वारा में भी गए और लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी गए। और अब आखिर में एक होटल में उन लोगों के लिए एक भोज का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कनाडा के, चाहे वो टोरंटो के हो या वैंकूवर के हो या ओटावा के हो, जितने भी नामी भारतीय मूल के लोग हैं, उन लोगों को इनवाइट किया गया है। काफ़ी बिजनेसमैन भी है, कॉर्पोरेट जगत के बहुत सारे लोगों को भी बुलाया गया है। और इस आयोजन के बाद, इस भोज के बाद करीब 9:45 इंडिया टाइम के अनुसार, और यहाँ भी 10 बजे के रात के टाइम के अनुसार प्रधानमंत्री भारत के लिए रवाना होंगे। और फ्रैंकफर्ट में 2 घंटे का स्टॉप ओवर है, उसके बाद वो भारत के लिए रवाना होंगे। पल्लवी, एक बात ये बताएं कि जहां तक कनाडा का सवाल है, ये वो धरती है जहां पिछले कुछ दशकों पहले बाकायदा खालिस्तान का मूवमेंट यहां से फंड किया जाता था। जहां तक प्रोटेस्ट का सवाल है, क्या कुछ विरोध प्रदर्शन सड़कों पर आज वैंकूवर में हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ? जी बिल्कुल, जो खालसा दीवान सोसाइटी गुरुद्वारा है और काफ़ी प्राचीन गुरुद्वारा भी माना जाता है, ठीक उसके बाहर कम से कम 40 या 50 विरोधी ऐसे खड़े थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पे भी सवाल उठाए। उन्होंने बात की कि कैसे उनको अभी तक जस्टिस या न्याय नहीं मिला है, लेकिन वो बहुत देर तक वहाँ बैठे हुए नहीं थे। और लेकिन मुझे लगता है यही एक कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साफ राजनीतिक संदेश देते हुए उन्होंने टाइम निकाला। काफ़ी पैक्ड शेड्यूल था और यहाँ के लोग जो भी है वैंकूवर में, उनका भी कहना
ये था कि वो अगर वो चाहते थोड़ा सा वक्त और अगर गुजार पाते यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहता, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने डिलिबरेटली एक लास्ट स्टॉप वो वैंकूवर में किया है, क्योंकि वैंकूवर में कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सिख समुदाय के लोग हैं, और इस गुरुद्वारा में आखिरी बार इंदिरा गांधी आई थी 1973 में, और इसीलिए जो काफ़ी नाराज़गी रही है डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी और कांग्रेस सरकार पर भी कि वो यहाँ पे टाइम निकाल के नहीं आते थे गुरुद्वारा में, मुझे लगता है वो दूरी एक तरह से प्रधानमंत्री दूर करना चाहते थे। इसलिए जो उन्होंने भाषण भी दिया गुरुद्वारा के अंदर, उन्होंने माथा भी टेका, उन्होंने बार बार इसी बात पे जोर दिया कि सिख समुदाय के साथ मेरा एक खून का रिश्ता है, और जो भी तरक्की हम भारत में भी कर रहे हैं और जो कनाडा में भारतीय मूल के लोग कर रहे हैं वो सिख समुदाय के लोगों की वजह से है। तो कहीं ना कहीं ये जो नाराजगी या विरोध जो देखने को मिला गुरुद्वारा के बाहर, उस विरोध का वो जवाब देना चाहते थे, उस सवालों का जवाब देना चाहते थे कि भारत आखिर सिख समुदाय का जो दर्द है, चाहे वो कामागाटा मारू हो और चाहे वो कनिष्क वॉर मेमोरियल जहाँ पे आप थे वहाँ पे आकाश, और जो नाराजगी थी कि उनको न्याय मिलने में इतना वक्त क्यों लगा, वो नाराजगी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गुरुद्वारा में विजिट करके दूर करना चाहते थे। बिल्कुल, तो जैसा कि पल्लवी बता रही हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक है, एक सिंबल है, एक जेस्चर भी प्रधानमंत्री की तरफ से ये दिखाने के लिए कि सिख समुदाय किसी और से अलग नहीं है। सिख समुदाय भारत से और भारतीयों से, भारत के प्रधानमंत्री से उतना ही जुड़ा हुआ है जितना कि कोई और समुदाय। इससे पहले कोशिश रही है कि खालिस्तान का मूवमेंट आगे ले जाया जाए, लेकिन वो समय शायद अब पीछे छूटता जा रहा है। आखिरी जगह जिस समय यहाँ पर जुड़ा हुआ था, ये वही जगह थी जहाँ पर कुछ नेता अभी भी कोशिश कर रहे थे, कुछ वर्ष पहले तक भी, कि इस मूवमेंट को जिंदा रखा जाए, लेकिन अब उस एरा के आगे बढ़ चुके हैं भारत और कनाडा, और भारत और कनाडा लगातार सहयोग की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। और आप अभी विजुअल्स भी देख रहे थे कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी लक्ष्मी नारायण मंदिर से निकले तो हाथ हिलाते हुए, अभिवादन करते हुए, लोगों से मिलते हुए निकल रहे हैं। तो एक भव्य स्वागत मंदिर के अंदर, 40-50 लोगों का प्रोटेस्ट उससे पहले रॉस स्ट्रीट गुरुद्वारा के बाहर, लेकिन वहां भी स्वागत उनका काफी गर्मजोशी से हुआ, जैसा कि पल्लवी बता रही हैं। पल्लवी, ये बताएं, सिख समुदाय के लोगों से आपने बात की होगी, उनको नाराजगी किस बात की है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बरहम लगाना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, और क्या कुछ हद तक उसमें सफल हो भी रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा, और मैं लोगों से बात भी कर रही थी, आकाश, कल से बात हो रही थी, आज भी बात हो रही थी, और बार बार वो यही बात कर रहे थे कि उनको न्याय नहीं मिला। और वो बात भी कर रहे थे दंगों की, वो बात भी कर रहे थे 1984 के दंगों की। उन्होंने कहा कि हमें जो उम्मीद थी सरकार से, वो उम्मीद अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा, ठीक दिल्ली के चुनाव के पहले बात चल रही थी कि एक SIT का गठन किया जाएगा, और जो एक कॉम्पनसेशन की बात की जा रही थी, 1984 के दंगों के जो परिवार जो पीड़ित हैं उनको वो कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, और वो कॉम्पनसेशन का ऐलान गृह मंत्रालय ने भी किया है। और मुझे लगता है ये मरहम की जो बात आप कर रहे हैं, वो मरहम शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाना चाहते हैं। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मरहम अगर लगाने की कोशिश की जा रही है उस बात से कि उन्होंने एक बहुत पैक्ड शेड्यूल में एक टाइम निकालने की कोशिश की। इसका पॉलिटिकल मैसेज हम मिस नहीं कर सकते हैं। वो कनिष्क वॉर मेमोरियल में ही गए, और क्योंकि वो एक बहुत इमोशनल फैक्टर है। यहाँ के जो सिख समुदाय के लोगों से मैं बात कर रही थी, वो कह रहे थे कि हमें इतने साल गुजर गए, इतना साल लग गया कि हमें एक तरह से न्याय मिलने में, और ये नाराज़गी यहाँ के लोगों को कनाडा सरकार की तरफ भी है। और मुझे लगता है क्योंकि वो कनाडा के प्रधानमंत्री हापर को अपने साथ लेके जा रहे थे, चाहे वो कनिष्क वॉर मेमोरियल हो या चाहे वो इस गुरुद्वारा में हो, वो ये संदेश इस सिख समुदाय के लोगों को देना चाहते थे कि मैं ये संदेश कनाडा के लोगों को और कनाडा के प्रधानमंत्री को भी देना चाहता हूं कि जहां पे न्याय देने की बात होती है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो इसीलिए वो कनिष्क वॉर मेमोरियल में भी दिखे, और यहाँ पे उन्होंने खालसा दीवान सोसाइटी, जो सबसे पुराना और सबसे बड़ा गुरुद्वारा माना जाता है, यहाँ पे भी उन्होंने कम से कम 40 मिनट का वक्त गुजारा। और आपने उनका पूरा भाषण अगर सुना होगा आकाश, उस पूरे भाषण में वो बार बार इसी बात पर जोर दे रहे थे कि अगर भारत की कोई भी तरक्की हुई है उसमें सिख समुदाय के लोगों का एक बहुत बड़ा हाथ है। जी पल्लवी, तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं वैंकूवर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के अंतिम चरण में है, कुछ ही घंटों में वहां से वो फ्लाई आउट करने वाले हैं। 3 देशों की यात्रा का ये अंत होगा और फ्रैंकफर्ट के जरिए वापस भारत के प्रधानमंत्री निकलने वाले हैं नरेंद्र मोदी। यहाँ टोरंटो कनाडा से मैं लगातार आपके साथ लाइव हूँ, जहाँ आज ही
थोड़ी देर पहले तक प्रधानमंत्री थे और यहाँ वो कनिष्क के जो मेमोरियल है वहां पर भी गए थे। काफी पैक्ड शेड्यूल था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज वो करीब 2:30 बजे जो वैंकूवर का टाइम है, यानी कि दिल्ली में करीब 3 के बज रहे होंगे सुबह के, प्रधानमंत्री वैंकूवर पहुंचे। एयरपोर्ट से उतरते हुए वहां पे उन्होंने कैनेडियन प्रधानमंत्री हापर से भी वहां पे मुलाकात हुई और जो हमारे सूत्र भी बताते हैं एयरपोर्ट में ही कुछ इंडो कैनेडियन कम्युनिटी के समुदाय के लोगों से भी उनकी एक छोटी सी मुलाकात हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये खालसा दीवान सोसाइटी गुरुद्वारा में गए और जैसे कि मैं बता रही थी बार बार, ये बहुत ही पुराना या प्राचीन गुरुद्वारा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास भी है और इस पे माथा टेकना एक बहुत बड़ा वो एक ऑनर माना जाता है। और यहाँ पर भी जब प्रधानमंत्री पहुंचे उनके साथ थे कनाडा के प्रधानमंत्री हापर, और ये इसीलिए एक बहुत बड़ा तवज्जो भी दिया जाता है इस मीटिंग को। हालांकि बाहर में कुछ थोड़ा बहुत विरोध हो रहा था, लेकिन एक संदेश प्रधानमंत्री देना चाहते थे सिख समुदाय के लोगों को कि उनकी सरकार सिख समुदाय के लोगों के साथ है। काफ़ी दर्द है सिख समुदाय के लोगों का, काफ़ी नाराज़गी है। एक तो कामागाटा मारू वाला इंसिडेंट की अगर बात करें, वहाँ म्यूजियम में भी गए थे जो गुरुद्वारा के अंदर ही है, और साथ ही साथ कनिष्क वॉर मेमोरियल में भी उन्होंने श्रद्धांजलि दिया था कल टोरंटो में, और वहाँ पे भी वो संदेश देना चाहते थे कैनेडियन सरकार को भी, क्योंकि प्रधानमंत्री हापर वहाँ पे भी मौजूद थे। और काफ़ी नाराज़गी थी सिख समुदाय के लोगों का कि कैनेडियन सरकार ने न्याय देने में बहुत देर लगाई। मुझे लगता है प्रधानमंत्री यही संदेश देना चाहते थे जब वो कनिष्क वॉर मेमोरियल और इस गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री हापर के साथ गए थे। गुरुद्वारे के बाद प्रधानमंत्री लक्ष्मी नारायण मंदिर गए, जो करीब आधे घंटे का रास्ता है इस गुरुद्वारा से, और वो सरे में है। और वहाँ पे भी काफ़ी भी भारतीय मूल के लोग वहाँ पे रहते हैं। और वहाँ पे भी प्रधानमंत्री ने एक भाषण दिया जहाँ पे उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक ने यह कहा है कि हिंदुइज्म या हिंदुत्व एक वे ऑफ लाइफ है। और उन्होंने एक राजनीतिक मैसेज या टिप्पणी करते हुए कहा कि आपको दूर से ये ज़रूर दिखता हुआ कि भारत में क्या क्या हो रहा है, यानी कि वो बदलाव की बात कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि उनके सरकार में बदलाव तरक्की दोनों हो रहा है भारत में। मेरा आपके साथ रिश्ता खून का रिश्ता है। मेरा आपके साथ रक्त का संबंध है। रक्त का संबंध इसलिए है कि जब गुरु गोविंद सिंह जी ने पंच प्यारे पसंद किए थे, उन पंच प्यारों में एक गुजरात का था। द्वारिका से आया था। और जब मैं मुख्यमंत्री था तो हमने वहां गुरु गोविंद सिंह जी की स्मृति में उन्हीं के नाम से एक अस्पताल बनाया है। तो इस अर्थ में मेरा नाता आपके साथ खून का नाता है। और भी एक बात है जिसके कारण मैं बड़ा गर्व अनुभव करता हूं। 2001 में गुजरात में भयंकर भूकंप आया और कच्छ के लखपत में जो गुरुद्वारा है वह गुरुद्वारा नष्ट हो गया। भूकंप के तुरंत बाद मुझे मुख्यमंत्री का काम करने की जिम्मेवारी आ गई और लखपत का वो गुरुद्वारा, आप तो शायद नहीं गए होंगे, गुरु नानक देव स्वयं वहां पर करीब 15 दिन रुके थे। और आज भी लखपत के गुरुद्वारा में गुरु नानक देव जी की पादुकाएं वहां मौजूद है। तो मेरे मन को बड़ा लगा कि मुझे इसको फिर से पुनर्निर्माण करना है। लेकिन मन में ये था कि आधुनिक तरीके से नहीं बनाना है, उसको वैसे ही बनाना है जैसा गुरु नानक देव वहां थे उस दिन जैसा।
तो वैसे कलाकारों को ढूंढो, कारीगरों को ढूंढो जो इस बात को समझे, चित्र देख करके ऐसी मिट्टी कहां से लाए, बड़ी खोज की। और आज मैं गर्व से कहता हूं कि वो गुरुद्वारा वैसा ही दोबारा बना दिया और उसको वर्ल्ड हेरिटेज में स्थान मिला हुआ है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग वो हैं जो देना जानते हैं। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, और गुरु नानक देव ने तो हमें कहा है, कर्म भूमि पर फल के लिए, कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीर देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। रब सिर्फ लकीर देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। ईश्वर ने हमें अवसर दिया है, मनुष्य का शरीर रूप दिया है। ये हमारा काम है कि हम मानवता के उन कैसे रंगों से उसको भरे, जीव मात्र के भलाई के लिए हम कैसे जिए, मानवता के कल्याण के लिए हम कैसे काम करें। और सिख परंपरा ने तो त्याग और बलिदान की परंपराएं रखी है। एक के बाद एक गुरु देश और समाज के लिए क्या क्या बलिदान दिए। आजादी का आंदोलन देखें, यहां तो गदर आंदोलन की ये धरती रही है, लेकिन अगर आप अंडमान निकोबार की उन काल कोठरी को देखें कि जहां पर अंग्रेज आजादी के सिपाहियों को वहां बंदी बनाते थे, उसमें सबसे ज्यादा नामों पंजाबियों के हैं। आजादी के लिए सिर्फ भगत सिंह शहीद हुए थे ऐसा नहीं, भगत सिंह से प्रेरणा लेकर के अनगिनत सिख युवकों ने देश की आजादी के लिए अपना जवानी खपा दी थी। ये परंपरा, उस महान परंपरा के हम सब सैनिक हैं। हम सब मिलकर के, और यहां भी किसान के रूप में आए, खेती करने के लिए आए, मेहनत करते करते 100 साल से भी अधिक समय हो गया, यहां के लोगों का प्यार पाया, पूरे कनाडा का सम्मान पाया। और आज पूरे कनाडा में अगर भारत का सम्मान है तो यहां रहने वाले आप सब भारतीयों के कारण है, आप लोगों के कारण है। और इसलिए इस महान परंपरा से जुड़े हुए आप सबको मुझे आज नमन करने का अवसर मिला है। मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, वैशाखी की शुभकामनाएं देता हूं, और हम सब मिलकर के मां भारती का गौरव करें। हम सब मिलकर के जहां हो वहां देश का नाम ऊंचा हो, उस प्रकार के महान काम करें। यही मैं सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ जो बोले सो निहाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खासियत है कि जब भी वो कहाँ होते हैं उस ऑडियंस को समझकर बात करते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक आदर्श रखा है सिख समुदाय के सामने, खासतौर पर उनके युवाओं के सामने, कि भगत सिंह जैसे लोग जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जिंदगी खपा दी, उन्हें अपना आदर्श बनाए। इसी तरह से जब वो यहाँ टोरंटो के अंदर थे तो यहाँ पर जब वो शुरू में बोलने के लिए आए रिको कोलिजियम के अंदर, तो लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। तो एक बार उन्होंने इस तरफ लोगों को देखा तो मोदी मोदी के नारे तेज हो गए, फिर इस तरफ देखा, नारे तेज हो गए। उनको ये समझ में आया कि ऑडियंस सिर्फ सामने नहीं बैठी है, पीछे भी बैठी है, तो पूरा मुड़कर और अभिवादन किया लोगों का, और जिस तरफ मुड़े मोदी मोदी के नारे लगने लगे।
लेकिन आइए आपको ये बता दें कि छोटी प्रोटेस्ट भी हुई है वैंकूवर के अंदर, और वहां पर कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में तख्तियां लेके भी खड़े थे, लेकिन वो एक बहुत छोटी संख्या थी। वैंकूवर में लक्ष्मी नारायण मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, आइए ये पूरा भाषण सुनते हैं। 1.2 बिलियन भारतवासियों की तरफ से 1.2 मिलियन कनाडा में रहने वाले भारतीयों को शुभकामनाएं। मेरे लिए कनाडा की यात्रा का ये आखिरी दौर है। प्रधानमंत्री हार्पर ने और अमेरिका की जनता ने जिस प्रकार से भारत को सम्मान दिया है, स्वागत किया है, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मेरे लिए ये भी सौभाग्य रहा कि यहां के भारतीय समुदाय ने अनेक विविध कार्यक्रमों की रचना की और आज लक्ष्मी नारायण के शरण में आने का भी सौभाग्य मिला। गुरुद्वारे में जाकर के मत्था टेक करके अभी मैं आया हूं। हर एक देश की अपनी एक विशेषता होती है। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म की एक बढ़िया डेफिनेशन की है और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो डेफिनेशन है वो सच्चे अर्थ में एक दिशा दर्शक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हिंदू धर्म एक कोई रिलीजन नहीं है, ये कोई पूजा पद्धति का नाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इट्स अ वे ऑफ लाइफ। जीवन वैज्ञानिक तरीके से कैसे जिया जाए, जीवन प्रकृति के साथ संतुलन बना करके कैसे जिया जाए, जीव मात्र के प्रति दया का भाव कैसे रहे, ये मूल्य है सार्वजनिक रूप से। और इसलिए आज कभी कोई वाइल्ड लाइफ के लिए एनजीओ बना करके चिंता करता होगा, लेकिन हमारे यहां पहले से कहा जाता है जीव दया की बात, जो अल्टीमेटली हर जीव की रक्षा की बात करता है और जिसमें वाइल्ड लाइफ भी आ जाता है। और इसलिए विश्व भर में रहने वाले हमारे भाइयों बहनों का एक काम है कि हम वैज्ञानिक तरीके से हमारे जीवन मूल्यों को, जीवन पद्धति से दुनिया को परिचित कैसे करवाएं और विश्व को जो भी छोटे मोटे संकटों का सामना करना पड़ रहा है, उन संकटों का सामना करने का रास्ता हम कैसे दिखाएं। मैं पिछले वर्ष सितंबर में न्यूयॉर्क आया था। यूएन जनरल असेंबली में मुझे बोलने का अवसर मिला। ये मेरा प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार आना हुआ था, यूएन में पहली बार बोल रहा था, लेकिन वैसे वहां मैंने दुनिया को एक
रिक्वेस्ट की और यूएन को रिक्वेस्ट की कि 21 जून को विश्व योगा दिवस के रूप में मनाया जाए और आपको जानकर के खुशी भी होगी, गर्व भी होगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने जिस योग की परंपरा को विकसित किया, उसका जो वैज्ञानिक ताकत है, उसकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के साइंस की जो उसमें चर्चा है, उसको आज भली भांति दुनिया जानने लगी है। और परिणाम ये आया कि करीब ठीक 125 दिवस के अंदर अंदर यूएन में रिजोल्यूशन पारित हो गया। 177 कंट्रीज को स्पॉन्सर बनी। यूएन के इतिहास में इस प्रकार के रिजोल्यूशन में कभी भी इतनी बड़ी संख्या में देशों का को पार्टनरशिप नहीं मिला था। ये पहली बार यूएन के इतिहास में 177 कंट्री को स्पॉन्सर बनी। कनाडा भी को स्पॉन्सर बना और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में पूरे विश्व में अब मनाया जाएगा। हमारा दायित्व है कि हम विश्व भर में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग जहां भी इस प्रकार की योग की एक्टिविटी चल रही है, उनका संपर्क बढ़ाएं। दुनिया के हर समाज के लोग, हर परंपरा के लोग अपने अपने तरीके से योग से जुड़े हैं और अपने अपने तरीके से योग को मॉडिफाई भी किया है। हम इस बात को, क्योंकि युवा जगत के लिए शांतिपूर्ण जीवन के लिए, मन बुद्धि शरीर के संतुलन के लिए, व्यक्ति समष्टि और सृष्टि के साथ समन्वय के लिए, मानव और प्रकृति के साथ संतुलित जीवन के लिए योग बहुत ही दिशा दर्शक है। हम उस बात को बढ़ावा दें और उससे समग्र विश्व में जो मनुष्य व्यक्तिगत रूप से तनावपूर्ण जिंदगी जीता है, उसको मुक्ति दिलाने का अभियान चलाएं। आज आपने हमारा सम्मान किया, स्वागत किया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और भारत में क्या चल रहा है, भारत में कैसा चल रहा है, वो भारत वालों को जितनी खबर है उससे ज्यादा बाहर वालों को है। अगर आप स्टेडियम में बैठ करके क्रिकेट देखते हैं तो बहुत ज्यादा पता नहीं चलता है कि कौन सा फील्डर कहां खड़ा है और कौन सा बॉल कहां से आया, बॉल की स्पीड क्या है, पता नहीं रहता है। लेकिन अगर घर पर दूर से टीवी पर देखते हैं तो क्रिकेट मैच का पूरा पता चलता है कि कौन कहां खड़ा है, बॉलिंग कौन कर रहा है, बॉल की स्पीड क्या है। वैसे ही आप यहां हैं तो आपको यहां से भारत में क्या चल रहा है पूरा पता रहता है, बारीक से बारीक पता चलता है। और इसलिए मैं उसकी चर्चाओं में नहीं जाना चाहता। फिर एक बार मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने इतना समय दिया, लगातार मेरे साथ रहे और मुझे कनाडा से भली भांति उन्होंने परिचित करवाया। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप सबका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सब बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये है वैंकूवर के दो बड़े कार्यक्रम। एक जो लक्ष्मी नारायण मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, जहां जमकर भारत माता की जय के नारे भी लगे। उससे पहले वो गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए गए और ये उत्तरी अमेरिका के सबसे पुराने गुरुद्वारों में से एक, जिसे खालसा दीवान सोसाइटी ने 1908 में बनाया था। लेकिन इन दोनों कार्यक्रमों से पहले, वैंकूवर जाने से पहले, यहां टोरंटो में जहां अभी मैं खड़ा हूं, यहां कनिष्क मेमोरियल में भारत के प्रधानमंत्री गए। और ये बेहद महत्वपूर्ण है कि कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीवन हार्पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे वहां पर भी, क्योंकि इससे पहले कनाडा और भारत के बीच कई मतभेद हो चुके हैं कनिष्क मेमोरियल को लेकर, कनिष्क ट्रेजेडी को लेकर। और इसलिए दोनों का एक साथ जाना वहां ये भी बताना था कि कई गलतियां जो पहले हुई हैं उनसे सीख कर दोनों आगे बढ़ना चाहते हैं और लोगों के घावों पर 30 साल का की जो ये टीस है, ये घाव है, इस पर मरहम लगाना चाहते हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित करते प्रधानमंत्री मोदी। ये जगह है टोरंटो के हम्बर्ग पार्क का एयर इंडिया मेमोरियल। 1985 कनिष्क विमान हादसे में मारे गए 329 लोगों की याद में ये स्मारक बनाया गया है। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश देते हुए कनाडाई पीएम स्टीफन हार्पर के साथ एयर इंडिया स्मारक में उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जो साल 1985 में कनिष्क विमान बॉम्बिंग में मारे गए थे। दोनों नेताओं ने मेमोरियल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और वहां मौजूद उन लोगों से बातचीत की जिन्होंने उस आतंकी हमले में अपनों को खोया। आपको बता दें कि कनिष्क हादसे में जान गंवाने वाले 329 लोगों की याद में यह स्मारक साल 2007 में बनाया गया था। देश का जो नया प्रधानमंत्री है वो कम से कम एक दोस्ती का हाथ बढ़ाए। तो आपका डीएनए और हमारा डीएनए एक है, जैसे उन्होंने कहा, पेरिस में भी कहा कि एक डीएनए ही काफी होता है और रिश्तों की जरूरत नहीं होती। तो आप और हम एक किस्म से जुड़े हुए हैं, ये उनका मैसेज रहेगा सिख समुदाय के प्रति। 23 जून 1985 कनाडा के इतिहास का सबसे काला दिन। वो दिन जिसकी यादें सहेज कर रखी गई हैं टोरंटो के इसी मेमोरियल में, जिसे नाम दिया गया है AI-182। इस हादसे में मारे गए 329 लोगों में से ज्यादातर टोरंटो में ही रहते थे। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 182 में कनाडा के 268, भारत के 24, इंग्लैंड के 27 और बाकी देशों के 10 मुसाफिर थे। लेकिन हिंदुस्तान का दर्द इन आंकड़ों से कहीं बड़ा है, क्योंकि सच तो ये है कि कनाडा के जो 268 नागरिक मारे गए थे उनमें से भी ज्यादातर भारतीय मूल के ही थे, जिनके रिश्तों का कोई न कोई सिरा भारत में ही था और वो अपने उन्हीं रिश्तेदारों के पास भारत के सफर पर चले थे। 23 जून 1985 को कनिष्क विमान ने कनाडा के मॉन्ट्रियल से उड़ान भरी थी, जिसे लंदन के रास्ते होते हुए मुंबई पहुंचना था। लेकिन आयरलैंड के आसमान में ही उस आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद जोरदार विस्फोट ने 329 जिंदगियों को निगल लिया। टोरंटो में बने मेमोरियल की दीवारों पर वो 329 नाम दर्ज हैं जो एयर इंडिया की उस उड़ान में सवार थे। हर साल कनिष्क हादसे की बरसी पर यहाँ तमाम परिवार इकट्ठा होते हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया। IBN 7 की टीम पहुंची इस AI-182 मेमोरियल पे, जहाँ के हर जर्रे में अब भी दर्द और गम का साया नजर आता है। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा एक सनडायल है, जिसमें आइलैंड जहाँ पर ये हादसा हुआ था वहाँ का डायरेक्शन है, अप्रॉक्सीमेट डायरेक्शन ऑफ अकाहिस्ता आइलैंड। और इस तरफ अगर आप देखेंगे, सुबह 8:11 का समय था जब बम फूटा उस प्लेन के अंदर। 8:11 जब होता है 23 जून को, उस समय सनडायल इसी जगह पर होता है। इस मेमोरियल के अंदर जो पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं वो उन सब जगहों से लाए गए हैं और उन लोगों की याद में है जो उस फ्लाइट में मारे गए थे। कनिष्क त्रासदी में अपनों को खोने वालों के घावों पर अब तक मरहम नहीं लग सका है।
अब तक सैकड़ों परिवारों को इंसाफ का इंतजार है। कनाडा के इतिहास के सबसे महंगे मुकदमे में अब तक महज एक शख्स को ही सजा मिली है। विमान को बम से उड़ाने के लिए सिख उग्रवादियों पर आरोप लगाए जाते रहे हैं। कहा जाता है कि उन्होंने 1984 में स्वर्ण मंदिर से आतंकियों को निकालने के लिए हुई सैन्य कार्रवाई के विरोध में ऐसा किया था। आकाश सोनी, टोरंटो, IBN 7। सिर्फ कूटनीति में नहीं, जहां तक लोगों के दिलों का सवाल है, उनके परिवारों का सवाल है, ये जो विजुअल्स आप अभी देख रहे थे, जिस तरह से दोनों प्रधानमंत्री कनिष्क पर मेमोरियल पर जाकर वहां पहुंचे, और ये ऐसा मेमोरियल है कि यहाँ पर टोरंटो के अंदर भी बहुत सारे लोग उससे 500 मीटर दूर तक भी नहीं जानते कि वह मेमोरियल है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद 2007 में बना ये मेमोरियल अब एक महत्वपूर्ण जगह बन गई है। न केवल एक जगह, महत्वपूर्ण जगह फिजिकली वहां पर है, लोगों के दिलों में एक जगह बनी है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। नमस्कार आप सबको। भारत में वहां सुबह हो रही है, इसलिए आपको थोड़ा सा देखकर यहाँ पर अजीब लग रहा होगा। ये टोरंटो की कनाडा की स्काईलाइन है। यहाँ रात का तकरीबन 7 के आसपास बज रहा है, और कनाडा इतना बड़ा देश है कि यहाँ एक टाइम जोन अलग है, और वैंकूवर जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त है, वहां का टाइम जोन अलग है। ये भी आपको बता दूं कि हालांकि गर्मी का मौसम यहाँ शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी इस समय तक बहुत ठंड हो जाती है, और ठंड ऐसी कि वो बैठने लगती है। और इसके पहले कि आगे बढ़ूं, एक चीज जरूर कहूंगा, वो ये कि जब आप किसी देश में बाहर रहते हैं, मुझे तो अभी 7-8 दिन ही हुए हैं भारत से बाहर आए, तेजस्वी की आवाज में हेडलाइन सुनना भी अच्छा लग रहा था। तो जो लोग यहाँ से बरसों से रह रहे हैं, वो किसी न किसी तरह से भारत से जुड़ना चाहते हैं। एक आवाज आती है भारत से कि पैसे की जरूरत है, तो सिर्फ उतनी आवाज पर यहाँ से बहुत सारे पैसे भेजने के लिए लोग तैयार होते हैं। इस तरह का जुड़ाव है, और इसीलिए प्रधानमंत्री, आप सुन रहे थे थोड़ी देर पहले, वो जब लक्ष्मी नारायण मंदिर गए थे तो वो कह रहे थे कि यहाँ से भारत ज्यादा अच्छा दिखता है, क्योंकि जब आप दूर से क्रिकेट मैच देखते हैं तो समझ में आता है कौन बॉलिंग कर रहा है, कैसी कर रहा है। बहरहाल प्रधानमंत्री बहुत सारी और छोटी छोटी भारतीय चीजों से लोगों को, यहाँ के लोगों को भारत से जोड़ रहे हैं, अपने आप से जोड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए योग से भी। विश्व भर में रहने वाले हमारे भाइयों बहनों का एक काम है कि हम वैज्ञानिक तरीके से हमारे जीवन मूल्यों को, जीवन पद्धति से दुनिया को परिचित कैसे करवाएं, और विश्व को जो भी छोटे मोटे संकटों का सामना करना पड़ रहा है, उन संकटों का सामना करने का रास्ता हम कैसे दिखाएं। मैं पिछले वर्ष सितंबर में न्यूयॉर्क आया था। UN जनरल असेंबली में मुझे बोलने का अवसर मिला। ये मेरा प्रधानमंत्री ग्रुप में पहली बार आना हुआ था, UN में पहली बार बोल रहा था। लेकिन वैसे वहां मैंने दुनिया को एक रिक्वेस्ट की, और UN को रिक्वेस्ट की कि 21 जून को विश्व योगा दिवस के रूप में मनाया जाए, और आपको जानकर के खुशी भी होगी, गर्व भी होगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने जिस योग की परंपरा को विकसित किया, उसका जो वैज्ञानिक ताकत है, उसकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के साइंस की जो उसमें चर्चा है, उसको आज भली भांति दुनिया जानने लगी है। और परिणाम ये आया कि करीब ठीक 125 दिवस के अंदर अंदर UN में रिजोल्यूशन पारित हो गया। 177 कंट्रीज को स्पॉन्सर बनी। UN के इतिहास में इस प्रकार के रिजोल्यूशन में कभी भी इतनी बड़ी संख्या में देशों का को पार्टनरशिप नहीं मिला था।
ये पहली बार यूएन के इतिहास में 177 कंट्री को स्पॉन्सर बनी। कनाडा भी को स्पॉन्सर बना और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में पूरे विश्व में अब मनाया जाएगा। हमारा दायित्व है कि हम विश्व भर में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग जहां भी इस प्रकार की योग की एक्टिविटी चल रही है उनका संपर्क बढ़ाएं। दुनिया के हर समाज के लोग, हर परंपरा के लोग अपने अपने तरीके से योग से जुड़े हैं और अपने अपने तरीके से योग को मॉडिफाई भी किया है। हम इस बात को, क्योंकि युवा जगत के लिए शांतिपूर्ण जीवन के लिए, मन बुद्धि शरीर के संतुलन के लिए, व्यक्ति समष्टि और सृष्टि के साथ समन्वय के लिए, मानव और प्रकृति के साथ संतुलित जीवन के लिए योग बहुत ही दिशा दर्शक है। हम उस बात को बढ़ावा दें और उससे समग्र विश्व में जो मनुष्य व्यक्तिगत रूप से तनावपूर्ण जिंदगी जीता है उसको मुक्ति दिलाने का अभियान चलाएं। प्रधानमंत्री धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, जब भी वो किसी विदेश यात्रा पर जाते हैं, चाहे वो मॉरिशस का गंगा सागर हो, चाहे वो पशुपतिनाथ हो नेपाल में, चाहे वो तोजी मंदिर हो जो जापान में था, चाहे वो अनुराधापुर के बौद्ध भिक्षुकों से मिलना हो, मंदिरों में जाना हो। और जहां तक यहाँ कनाडा का सवाल है, उन्होंने देश के सभी लोगों को जो यहाँ पर रहते हैं हिंदू धर्म के वृहत रूप में साथ जोड़ने की कोशिश की और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की भी बात की। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म की एक बढ़िया डेफिनेशन की है और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो डेफिनेशन है वो सच्चे अर्थ में एक दिशा दर्शक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हिंदू धर्म एक कोई रिलीजन नहीं है, ये कोई पूजा पद्धति का नाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इट्स अ वे ऑफ लाइफ। जीवन वैज्ञानिक तरीके से कैसे जिया जाए, जीवन प्रकृति के साथ संतुलन बना करके कैसे जिया जाए, जीव मात्र के प्रति दया का भाव कैसे रहे, ये मूल्य है सार्वजनिक रूप से। और इसलिए आज कभी कोई वाइल्ड लाइफ के लिए एनजीओ बना करके चिंता करता होगा, लेकिन हमारे यहां पहले से कहा जाता है जीव दया की बात, जो अल्टीमेटली हर जीव की रक्षा की बात करता है और जिसमें वाइल्ड लाइफ भी आ जाता है। यहां टोरंटो में जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो कुछ लोगों ने इस तरह की बातें भी कही कि आखिर सिख बने कैसे। हर हिंदू परिवार का जो बड़ा बेटा था उसे सिख धर्म में दिया जाता था। सिख वो हैं जिन्होंने भारत की सीमाओं की रक्षा की है। और ये बहुत दिलचस्प है कि कनाडा की आर्मी के अंदर भी बहुत सारे सिख हैं। यहाँ की नेवी के कल में कुछ फोटोज देख रहा था, कमाल के फोटोज लग रहे थे। कैनेडियन नेवी है और उसमें ढेर सारे सिख नजर आ रहे हैं। इसी तरह जैसे कि आपको ब्रिटेन में भी नजर आते हैं, तो यहाँ सिख कंट्रीब्यूशन कनाडा के अंदर भी कम नहीं है। और प्रधानमंत्री ने कुछ इसी तरह की बातें की जब वो गुरुद्वारे में मत्था टेकने गए। ये है रॉस स्ट्रीट गुरुद्वारा वैंकूवर का, जहां प्रधानमंत्री बोल रहे हैं।
मेरा आपके साथ रिश्ता खून का रिश्ता है। मेरा आपके साथ रक्त का संबंध है। रक्त का संबंध इसलिए है कि जब गुरु गोविंद सिंह जी ने पंच प्यारे पसंद किए थे, उन पंच प्यारों में एक गुजरात का था। द्वारिका से आया था। और जब मैं मुख्यमंत्री था तो हमने वहां गुरु गोविंद सिंह जी की स्मृति में उन्हीं के नाम से एक अस्पताल बनाया है। तो इस अर्थ में मेरा नाता आपके साथ खून का नाता है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद दिलाया कि कैसे गुजरात का और सिख धर्म का एक अटूट रिश्ता कई सालों से रहा है, बल्कि सदियों से रहा है। 2001 में गुजरात में भयंकर भूकंप आया और कच्छ के लखपत में जो गुरुद्वारा है वह गुरुद्वारा नष्ट हो गया। भूकंप के तुरंत बाद मुझे मुख्यमंत्री का काम करने की जिम्मेवारी आ गई और लखपत का वो गुरुद्वारा, आप तो शायद नहीं गए होंगे, गुरु नानक देव स्वयं वहां पर करीब 15 दिन रुके थे और आज भी लखपत के गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी की पादुकाएं वहां मौजूद है। तो मेरे मन को बड़ा लगा कि मुझे इसको फिर से पुनर्निर्माण करना है। लेकिन मन में ये था कि आधुनिक तरीके से नहीं बनाना है, उसको वैसे ही बनाना है जैसा गुरु नानक देव वहां थे उस दिन जैसा। तो वैसे कलाकारों को ढूंढो, कारीगरों को ढूंढो जो इस बात को समझे, चित्र देख करके ऐसी मिट्टी कहां से लाए, बड़ी खोज की। और आज मैं गर्व से कहता हूं कि वो गुरुद्वारा वैसा ही दोबारा बना दिया और उसको वर्ल्ड हेरिटेज में स्थान मिला हुआ है। नमस्कार, वेलकम बैक। ये अंधेरा देख के चौंकी मत, क्योंकि हम कनाडा में हैं और कनाडा में इस वक्त रात हो रही है। लेकिन आपको मैं एक बहुत खास व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं। राकेश प्लीज आइए। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश नेगी, हर बार इनके नाम के साथ मैं साइन ऑफ करता हूं। हम 18 साल से पुराने दोस्त हैं और अभी ठंड लग रही थी बहुत ज्यादा। मैंने आपको बोला तो सबसे पहले राकेश भाई ने लाके ये मुझे चाय दे दी ताकि मैं यहाँ फ्रीज ना हो जाऊं। और साथ ही साथ थोड़ी देर में अभी हैंड हेल्ड भी हम आपको दिखाएंगे कहां पर खड़े और कैसे ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मगर ये रिपोर्टिंग पॉसिबल नहीं होती अगर राकेश यहां पर नहीं होते। तो एक और बात, इस वक्त यहां रात का 9:45 बज रहा है और भारत में सुबह का 7:15, लेकिन आप और हम साथ में चाय पी रहे हैं। बहरहाल अभी बात करते हैं उस जेस्चर की जो दोनों प्रधानमंत्रियों ने किया है इंडो कैनेडियन कम्युनिटी के लिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीवन हार्पर दोनों एक साथ यहां टोरंटो में, आज अभी तो वो वैंकूवर में है, उससे पहले टोरंटो में थे और यहां वो कनिष्क मेमोरियल पर गए। श्रद्धा सुमन अर्पित करते प्रधानमंत्री मोदी। ये जगह है टोरंटो के हम्बर्ग पार्क का एयर इंडिया मेमोरियल। 1985 कनिष्क विमान हादसे में मारे गए 329 लोगों की याद में ये स्मारक बनाया गया है। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश देते हुए कनाडाई पीएम स्टीफन हार्पर के साथ एयर इंडिया स्मारक में उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जो साल 1985 में कनिष्क विमान बॉम्बिंग में मारे गए थे।
दोनों नेताओं ने मेमोरियल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और वहां मौजूद उन लोगों से बातचीत की जिन्होंने उस आतंकी हमले में अपनों को खोया। आपको बता दें कि कनिष्क हादसे में जान गंवाने वाले 329 लोगों की याद में यह स्मारक साल 2007 में बनाया गया था। देश का जो नया प्रधानमंत्री है वो कम से कम एक दोस्ती का हाथ बढ़ाए, तो आपका डीएनए और हमारा डीएनए एक है, जैसे उन्होंने कहा पेरिस में भी कहा कि एक डीएनए ही काफी होता है और रिश्तों की जरूरत नहीं होती। तो आप और हम एक किस्म से जुड़े हुए हैं, ये उनका मैसेज रहेगा सिख समुदाय के प्रति। 23 जून 1985 कनाडा के इतिहास का सबसे काला दिन। वो दिन जिसकी यादें सहेज कर रखी गई हैं टोरंटो के इसी मेमोरियल में, जिसे नाम दिया गया है AI-182। इस हादसे में मारे गए 329 लोगों में से ज्यादातर टोरंटो में ही रहते थे। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 182 में कनाडा के 268, भारत के 24, इंग्लैंड के 27 और बाकी देशों के 10 मुसाफिर थे। लेकिन हिंदुस्तान का दर्द इन आंकड़ों से कहीं बड़ा है, क्योंकि सच तो ये है कि कनाडा के जो 268 नागरिक मारे गए थे उनमें से भी ज्यादातर भारतीय मूल के ही थे, जिनके रिश्तों का कोई न कोई सिरा भारत में ही था और वो अपने उन्हीं रिश्तेदारों के पास भारत के सफर पर चले थे। 23 जून 1985 को कनिष्क विमान ने कनाडा के मॉन्ट्रियल से उड़ान भरी थी, जिसे लंदन के रास्ते होते हुए मुंबई पहुंचना था। लेकिन आयरलैंड के आसमान में ही उस आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद जोरदार विस्फोट ने 329 जिंदगियों को निगल लिया। टोरंटो में बने मेमोरियल की दीवारों पर वो 329 नाम दर्ज हैं जो एयर इंडिया की उस उड़ान में सवार थे। हर साल कनिष्क हादसे की बरसी पर यहाँ तमाम परिवार इकट्ठा होते हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया। IBN 7 की टीम पहुंची इस AI-182 मेमोरियल पे, जहाँ के हर जर्रे में अब भी दर्द और गम का साया नजर आता है। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा एक सनडायल है, जिसमें आइलैंड जहाँ पर ये हादसा हुआ था वहाँ का डायरेक्शन है, अप्रोक्सीमेट डायरेक्शन ऑफ अकाहिस्ता आइलैंड। और इस तरफ अगर आप देखेंगे सुबह 8:11 का समय था जब बम फूटा उस प्लेन के अंदर। 8:11 जब होता है 23 जून को, उस समय सनडायल इसी जगह पर होता है। इस मेमोरियल के अंदर जो पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं वो उन सब जगहों से लाए गए हैं और उन लोगों की याद में है जो उस फ्लाइट में मारे गए थे। कनिष्क त्रासदी में अपनों को खोने वालों के घावों पर अब तक मरहम नहीं लग सका है। अब तक सैकड़ों परिवारों को इंसाफ का इंतजार है। कनाडा के इतिहास के सबसे महंगे मुकदमे में अब तक महज एक शख्स को ही सजा मिली है। विमान को बम से उड़ाने के लिए सिख उग्रवादियों पर आरोप लगाए जाते रहे हैं। कहा जाता है कि उन्होंने 1984 में स्वर्ण मंदिर से आतंकियों को निकालने के लिए हुई सैन्य कार्रवाई के विरोध में ऐसा किया था। आकाश सोनी, टोरंटो, IBN 7। टोरंटो जहां पर मैं खड़ा हूं, जहां दोनों प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब दोनों प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्टीवन हार्पर वैंकूवर में। लेकिन आपको एक छोटी सी झलक देता हूं। यहां कड़ाके की ठंड में यहां 18वें फ्लोर 18th फ्लोर की बैल्कनी पे मैं खड़ा हूं और यहां से राकेश नेगी, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट, और मैं, हम दोनों आपको दिखा रहे हैं कि यहां से टोरंटो कैसा नजर आता है। अब देखिए नीचे आपको दूर नजर आ रहा होगा, ये सब स्काई स्क्रेपर्स हैं। टोरंटो में 160 स्काई स्क्रेपर्स इस वक्त बन रहे हैं, 20 और नए प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। ये जो आपको नजर आ रही है पूरी टोरंटो की स्काईलाइन है। बेहद महंगा इलाका है ये, बेहद महंगे अपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पर कुछ अपार्टमेंट्स हैं जो कि करोड़ों रुपए के हैं, यानी 100 करोड़ तक के अपार्टमेंट्स भी इसी इलाके में आसपास हैं। और ये भी आपको बता दें कि नीचे जो आपको सड़क नजर आ रही है यहाँ की मेन स्ट्रीट्स में से एक है, चर्च स्ट्रीट के ऊपर इस वक्त हम हैं। और रात के समय काफी ठंड हो जाती है, दिन में जब सूरज निकलता है तो बड़ा अच्छा यहाँ पर महसूस होता है, गुलाबी सी ठंड यहाँ पर महसूस होती है। लेकिन कुल मिलाकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा रहा है
इसके बारे में अगर कहा जाए कि एक जोड़ने का काम किया है उन्होंने। बहुत लंबे समय से एक जो यहाँ के भारतीय थे अलग थलग महसूस करते थे अपने आप को भारत से, लेकिन ये कोशिश है 42 साल बाद एक प्रधानमंत्री की कि उन्हें एक बार वापस भारत के साथ जोड़ा जाए। जो उनके दिलों में भाव है कि भारत के लिए हम कुछ भी कर जाएंगे, उसको उन्होंने एक और जरिया दिया है भारत तक पहुंचने का। वीजा ऑन अराइवल इसीलिए लोगों को यहाँ बहुत ज्यादा खुश कर